नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। नाम काफ़ी लंबा है इस चैप्टर का। तो आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। ठीक है, एलिमेंट्स हमें पता है, अब तक तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं और उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों आ गई और आ भी गई तो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हिस्ट्री देखने वाले हैं। हाँ, केमिस्ट्री में हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखने वाले हैं और ये हिस्ट्री में हम सारे के सारे साइंटिस्ट, केमिस्ट लोगों ने क्या क्या एफ़र्ट डाले थे और फिर उनके जो एफ़र्ट्स थे, ठीक है, उनका जो मॉडल था अबाउट द क्लासिफिकेशन का, वो क्यों रिजेक्ट हुआ, ठीक है, या क्या ड्रॉबैक्स है, वो हम सब देखने वाले हैं। तो ये एक्चुअली आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में देख लिया है। ठीक है, 10th में चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो वो चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। तो खैर मैं उस चीज़ को रिवाइज फिर से वही चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, अगर ये शायद चैप्टर ओमिट हो चुका था रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, जो भी है, तो खैर हम लोग वही चीज़ को थोड़ा सा जो 10th में अगर आपने किया है ना, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं और फिर आगे हम लोग इसको एडवांस में देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स की, तो 1800 के आसपास की बात है। ठीक है, 1800 के आसपास की बात है। उस टाइम पे कुछ 31 एलिमेंट्स जितने जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद करना कि चलो ठीक है 31 ही तो है, हो जाएंगे। ठीक है, कि कौन कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो केमिस्ट लोगों ने बता दिया कि चलो हो जाएगा। बट उसके बाद अगर हम देखें तो 1865 आते आते, ठीक है, ऑलमोस्ट 65 ईयर्स जो हैं लग गए। ठीक है, उसमें आते आते तकरीबन 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, अब बेसिकली आप लोग कहते 65 ईयर्स में इतने हुए ना, बट अगर आप देखिए यहाँ पर इसको आप जनरलाइज कीजिए, ठीक है, तो देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिस्कवरी बहुत फटाफट होता जा रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था ना कि ज़रूरी नहीं कि नेचुरली डिस्कवर, अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो ये काम कर रहे थे कि हम इनको आर्टिफिशियली भी एलिमेंट्स बना पाएँ एज़ पर द डिज़ायर्ड क्वालिटी जो उनको चाहिए थी। ठीक है, तो वो इस तरीके से भी सिंथेसाइज कर रहे थे एलिमेंट्स को, तो नेचुरली तो मिल रहे थे, ठीक है, सिंथेटिक वाले भी मिलते जा रहे थे, जिसकी वजह से नंबर जो है वो एलिमेंट्स का बढ़ता जा रहा था। अब इतने सारे नंबर जब बढ़ जाएंगे, मतलब इतने सारे एलिमेंट जब डिस्कवर हो जाएंगे, तो सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी याद करना नॉट पॉसिबल। ठीक है, सीधी सी बात है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है ना, तो यही जो रीज़न था ना, यही रीज़न की वजह से एलिमेंट्स को ग्रुप करना पड़ गया। ठीक है, एलिमेंट्स को हमें एक बॉक्स में जो है वो रखना शुरू करना पड़ा कि ये टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ये बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ये सी टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स को हम लोगों को ग्रुपिज्म करना पड़ गया था, बिकॉज कि हम सारे के सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं और हमें एक बेसिक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक मैनर चाहिए। तो जैसे आप मॉल में तो जाते ही हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप सुपरमार्केट मॉल में जाते हैं तो आपको सेक्शंस पता हैं। ठीक है ना, कि ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो पूरा ग्रोसरी है फॉर एग्जांपल, सेकंड फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा क्लोथिंग है, ठीक है, थर्ड फ्लोर जो है वो क्रॉकरी आइटम्स है, अपन मान लेते हैं। उसके अंदर भी, ठीक है, उसके अंदर भी अगर आप देखते हैं, ग्रोसरी में भी अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि आपको अगर शैम्पू के कंपार्टमेंट में जाना है तो आपको क्लियर है कि ये वाला कंपार्टमेंट शैम्पू का है, यहाँ पे आपको दुनिया भर के सारे ब्रांड के आपको शैम्पू मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी सबके अलग अलग होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, बट हाँ, इतना तो पता है उनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, बालों को धोना। ठीक है, इतना तो क्लियर है हम लोगों को। ठीक है, हेयर वॉश के लिए तो वो जो शैम्पूस होंगे उनका मेन प्रॉपर्टी अपने को क्लियर हो जाता है, अंदर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी चेंज होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कोई जो होगा वो 100 ml का होगा, ठीक है, तो कोई जो होगा वो 1 लीटर का होगा, कोई जो होगा वो 600 ml का शैम्पू का बॉटल होगा, वो अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बिस्किट्स में जाते हैं तो बिस्किट्स की कैटेगरी अलग आ जाती है, जहाँ पे आपको सारे बिस्किट्स मिलेंगे। बात आई समझ में? तो क्या है ना कि चलो हमें पता है कि चलो बिस्किट में जाना है तो हमें सारे बिस्किट मिल जाएंगे, तो हमें बिस्किट के मेन कैरेक्टर तो पता है ना क्या होते हैं। ओके, उसके बाद अंदर जाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। तो यही रीज़न था और इसी रीज़न के हिसाब से उन लोग मतलब केमिस्ट, ठीक है, तो जितने भी केमिस्ट हैं उनका ये थिंकिंग था कि हमें एलिमेंट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है
कि एक ही, ठीक है, एक ही सेक्शन में हम लोग वो सारे एलिमेंट्स रख दें जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है, दूसरे सेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी उनकी सेम हो, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में भी टीचर्स जो हैं वो बाइफर्केट करते होंगे बच्चों को, समझ लीजिए कि 60 का स्ट्रेंथ है बच्चों का, ठीक है, तो उसके अंदर मैम कर लेते होंगे सर मैम कि ये सेक्शन ये ग्रुप ए के बच्चे हैं, ग्रुप ए के बच्चे मतलब हाईली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बच्चे, ठीक है, वो ग्रुप ए के हैं जिनके 80 के अबव ही परसेंटेज आते हैं, ठीक है। फिर कर लेंगे ग्रुप बी के बच्चे, तो ग्रुप बी में बच्चे कौन से हो जाएंगे, जो 60 to 70, ठीक है, 60 to 70 75 जितने परसेंट लेके आते हैं। फिर ग्रुप सी में कितने होंगे, लेस देन 60 वाले, ठीक है। और ग्रुप डी में कैसे होंगे, हालांकि जो पास ही नहीं हो सकते, ठीक है, फुल बदमाश बच्चे, ठीक है, वो ग्रुप डी में आ जाएंगे, भाई तुम पास हो जाओ बस, ठीक है, सिर्फ 35% लेके आओ। तो इस तरीके से ग्रुप कर लेते हैं। ओके, तो उस हिसाब से क्या है ना कि अब देखो जैसे ग्रुप ए में हमने कहा हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चे होंगे, तो हमें पता है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो स्टडी में अच्छे होंगे, ठीक है, वो स्टडी को टाइम देते होंगे, ठीक है। बट इंडिविजुअली प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत अलग होगी ना, ठीक है, फैमिली अलग है, उनके स्टडी करने के आर्ट्स अलग अलग होंगे, आई बस हमें उनके स्टडी करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं तो सब मस्ती वाले, ठीक है। अब कुछ मस्ती वाले बड़े शैतान, ठीक है, मतलब उनसे पहुँच पाना मतलब ना के बराबर, कुछ कि चलो डांट लो तो बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको जो ये चीज़ विजुअलाइज करवा रही हूँ वो ये करवा रही हूँ कि आप ना हर एक बच्चे को नहीं जानते हो, ठीक है, बट आपको कितना पता है ग्रुप डी वालों का ये कैरेक्टर होगा, ग्रुप ए वालों का ये कैरेक्टर होगा, तो वही कैरेक्टर्स को लेकर, वही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम लोग एलिमेंट्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो अब ये क्लासीफाई की स्टार्टिंग में, ठीक है, जो सबसे पहले केमिस्ट आए थे, ओके, वो केमिस्ट जो थे अगर हम देखा जाए तो उनको सलाम देना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट किया सोचना। वो होता है ना, बस एक ना वो चिंगारी मिल जाए आगे तो चलो आग फैलती जाएगी, ठीक है, तो बस एक ना रे ऑफ होप जो है उन्होंने दी। उनका रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था अब डिस्कस कर रहे हैं, बट एटलीस्ट बाकी सारे साइंटिस्ट को सोचने का तरीका मिल गया। तो वो कौन थे, वो थे पहले केमिस्ट, ठीक है, जर्मन केमिस्ट थे ये, जिनका नाम था डॉयबरेनियर। ओके, मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली उनके नामों को एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हम इंडियंस के लिए। ओके, तो डॉयबरेनियर नाम था उनका। ओके, तो उन्होंने हमें लॉ दिया था। क्या नाम था उस लॉ का? उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है। कब दिया था? ये दिया था उन्होंने 1817 में। ओके, तो ये उनके लॉ का नाम था। अब आप समझ चुके होंगे लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब क्या होता है? ट्रायड्स मतलब कि ग्रुप ऑफ 3। ट्रायड्स मतलब कि ग्रुप ऑफ 3, ठीक है, 3 का ग्रुप। तो खैर उस टाइम पे ज़्यादा एलिमेंट्स पता ही नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे एवरेज, ओके, ज्योमेट्रिक मीन उन्होंने लगाया। क्या मतलब था ज्योमेट्रिक मीन का? तो उन्होंने मीन लगाया। मीन मतलब ये लगाया उन्होंने कि मैं जो है वो एलिमेंट लूँगा 3, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 एलिमेंट लूँगा एज अ बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मास थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलित था उस दौरान। तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से, ठीक है, मैं 3 एलिमेंट्स लूँगा और मैं उन 3 एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करूँगा कि पहले का मास, ओके, दैट इज द मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और मास ऑफ थर्ड एलिमेंट प्लस करूँगा और उसको डिवाइड बाय 2 कर लूँगा। तो ये जो मेरा मास आएगा, ठीक है, एवरेज निकालने के बाद ये जो मेरा एवरेज मास आएगा, वो मास जो होगा वो मेरा सेकंड एलिमेंट का मास होगा, या तो एग्जैक्ट होगा या तो आसपास होगा, ठीक है। तो उनका कहने का ये था कि मैं 3 का ग्रुप बनाऊंगा। ओके, उन्होंने बनाया भी। क्या ग्रुप बनाया? आइए देखते हैं हम लोग। उन्होंने यहाँ पर जो ग्रुप बनाया, जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ, उन्होंने लिया, भाई मैं ले रहा हूँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। क्या उनका एटॉमिक वेट है? 7, 23, 39। तो अभी 23 बीच में आया है, वो कैसे उन्होंने देखा? तो उन्होंने कहा कोई नहीं ना, मैं तो एवरेज निकाल रहा हूँ ना वैसे भी। तो एवरेज मास ऑफ लिथियम का 7 और 39 आ गया। पोटेशियम का डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना हो जाता है? 46 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा? 23। यस, 23 इज द एग्जैक्टली मास ऑफ सोडियम। तो कैसे अरेंज हो गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, तो इन 3 का ग्रुप बन गया। ऐसे उन्होंने एक आध और ग्रुप बनाया।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का मास है 35.5, ओके, आयोडीन का मास है 127 और ब्रोमीन का मास है 80। ठीक है, चेक कर लें। सो द एवरेज मासेस क्या हो जाएगा, 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2। ओके, 5 प्लस 7 इज 12, 1 कैरी 6, 1, ओके, 162.5 डिवाइड बाय 2, तो 81, ओके, 0.25, ओके। तो अप्रॉक्स आ गया 81.25 आया, तो यहाँ पे उन्होंने ब्रोमीन को रखा था जिसका मास 80 था। ओके, तो इस तरीके से ये 3 के ग्रुप बना दिए। ऐसे उन्होंने एक और ग्रुप बनाया, किसका बनाया, कैल्शियम, किसका बनाया, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। एटॉमिक वेट कैल्शियम का 40, ओके, बेरियम का है 137 और इसका है 87.5। ओके, अगर हम इनका एवरेज निकाल देते हैं तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 771, 177 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 0, ओके, तो कितना हो जाएगा 88.5। ठीक है, और यहाँ पे हमने कितना लिखा है 87.5, अप्रॉक्स सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया। ठीक ही था, सही था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आना शुरू हुई। क्यों शुरू हुई, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ये तो महज कोइंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि जो अभी तक जितने भी एलिमेंट्स मिले हैं वो इस तरीके से हम लोग जनरलाइज करके कैरेक्टर के फॉर्म में हम इनको ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो अगर आगे एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या वो इस कैटेगरी में सूट हो पाएंगे, देखा जाए तो नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉबरियन ने ओके 3-3 के ग्रुप बनाए थे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आगे और एलिमेंट आए और वो इस ग्रुप में शायद फिट होना चाह रहा हो। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनमें से किसी के साथ मैच करती हो। ठीक है, बट 3 की वजह से वो चौथा एलिमेंट रख नहीं पाएंगे क्योंकि उनके लॉ का नाम ट्रायड था। बात समझ आई। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि अगर समझो कि रख दिया है तो क्या वो वाला एलिमेंट ये चीज़ को फॉलो करेगा। कैसे, देखो एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हम लोग ये वाली कैटेगरी ले लेते हैं, कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि फ्लोरीन भी इसी कैटेगरी में आता है। दे ऑल हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट फिजिकल। ठीक है, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं और हम फ्लोरीन को यहाँ पे 3 के साथ अरेंज कर भी लेते हैं। समझो अपन ने कर भी लिया। ठीक है, तो इसका मास कितना होता है फ्लोरीन का, 19। ठीक है, तो अभी समझ के चलो कि मैं इन 3 का ग्रुप बना रही हूँ। ठीक है, इन 3 का अगर हम ग्रुप बनाते हैं और अगर हम इसका एवरेज निकालें तो क्या हो जाएगा, 19 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 99 डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स ओके 2 8 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, ओके 0.5। तो कितना आ रहा है 49.5। जबकि अगर हम इसको देखते हैं तो क्लोरीन का मास कितना आ रहा है 35.5। तो बहुत काफ़ी अंतर हो गया, इसको तो हम कहेंगे। ठीक है, काफ़ी अंतर हो गया। तो ये अंतर की वजह से, ठीक है ये डिफरेंस की वजह से डॉबर्नियर के जो लॉ था ये वो बेसिकली डीमेरिट के हिसाब से फेल हो गया, मतलब कि उसको आगे कंसिडर नहीं किया गया। ओके, तो समझ आया ये पॉइंट क्या था। तो अगर हम इनके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो मैं इसको रब कर दूं। ओके, तो कर दूं ये वाला, ठीक है ना। ओके, तो अब अगर हम इनके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं बच्चों, तो क्या है इनके ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स। ओके, तो इनका एक ड्रॉबैक तो ये था कि ये जो लॉ उन्होंने बनाया ना, ये बेसिकली उस टाइम पे भी जितने एलिमेंट्स मौजूद थे ना सब पे अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, बस ये जो 3-4 मैंने बताया ना, ठीक है, इन्हीं पे ही अप्लाई हुआ, ज़्यादा अप्लाई हुआ ही नहीं। जबकि 31 तक तो पता ही था। ठीक है, उस टाइम पे 31 तक तो हमें पता चल चुका था। तो देखा जाए तो 31 के एलिमेंट्स तो है ही नहीं ना, कितने हैं, 3 यहाँ पे हुए, 3 यहाँ पे हुए, 6, 3 9 और अब 12। ठीक है, एक और कैटेगरी है शायद इसकी
ठीक है, वो भी आप समझ लिए, तो मिलाकर 12, तो सिर्फ 12 पे, तो बाकी सब पे भी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये है दैट दिस लॉ was not applicable for all the known elements at that time। ठीक है, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब पे ये लॉ नहीं बैठ रहा था। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, फ्लोरीन, तो अभी अगर हम इन कैटेगरी को लेते हैं बिकॉज दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें भी ओबे नहीं कर रहा। ठीक है, जो लॉ ऑफ ट्रायड जिस बेस पे बनाया गया, ठीक है, जो उसका बेस था, वो बेस तो खुद में भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द सेम ग्रुप, ओके, लॉ वॉज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सेम ग्रुप के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। ओके, और तीसरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे कुछ मेंशन तो नहीं है हालांकि। तो तीसरा ऐसा हम बोल सकते हैं कि लाइक उन्होंने सिर्फ 3 का ही ग्रुप बनाया, अगर और एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जैसे फ्लोरीन की सेम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमें उनको वहाँ पे प्लेस करना हो तो किस बेस पे प्लेस करोगे, यहाँ पे तो आपने हमें एक लिमिटेशन दे दिया, लिमिटेशन नहीं दे दिया कि आपको सिर्फ 3 का ही ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो वो लिमिटेशन की वजह से इनका लॉ जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट द डॉबर्नियर। अब उसके बाद नेक्स्ट आए केमिस्ट जिनका नाम है न्यूलैंड। ठीक है, और उन्होंने हमें थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन दिया। क्या दिया, मैं इसको रब कर दूं, लिखना है, आप लिख दीजिए पहले कुछ आपको लिखना हो तो। ओके, चलिए अब मैं इसको रब कर लेती हूँ। जो नेक्स्ट थे वो थे हमारे इंग्लिश केमिस्ट। ओके, इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड। अब इन्होंने जो अपने लॉ को नाम दिया वो दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव्स मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्टेव्स मतलब कि ग्रुप ऑफ बोलो, यस, 8। ओके, ग्रुप ऑफ 8। ठीक है, तो अब बेसिकली उन्होंने थोड़ा वर्जन ब्रॉड कर लिया अपना, कि कहा कि चलो भाई 3 में दिक्कत आ रही है ना, 8 कर लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो हम लोग 8 कर लेते हैं। और ये उन्होंने बताया इन द ईयर, मैं यहाँ पे लिख दी तो फिर ऐसे, ओके, उन्होंने बताया इन द ईयर 1865। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लॉ ऑफ ट्रायड में 3 का बना दिया, यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं वर्जन थोड़ा ब्रॉड कर लेता हूँ, मैं 8 का बना देता हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड में हमने देखा कि उनका अरेंजमेंट जो था एलिमेंट्स का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। ठीक है, अब एक्चुअली देखा जाए तो लॉ ऑफ ट्रायड, जैसे मैंने कहा, ठीक है, इट वाज द रे ऑफ होप, और कहीं ना कहीं शुरुआत, ठीक है, अगर हम ये कहें ना तो शुरुआत जो थी वो लॉ ऑफ ट्रायड से हुई क्लासिफिकेशन की। उसके पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। ठीक है, कोई ऐसा प्रिंसिपल किसी ने नहीं दिया था, तो पहली बार दिया गया तो एक सोचने का जरिया लोगों को मिल गया। ठीक है, तो उसी जरिए को लेकर न्यूलैंड किया, उन्होंने कहा कि मैं भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में ही करूँगा। ठीक है, तो मैं अरेंज करूँगा और अरेंज करूँगा एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, बट, ठीक है, बट मैं उनको ऐसे अरेंज करूँगा जैसे वो म्यूजिकल नोट्स में आ जाएं। म्यूज़िकल नोट्स मतलब क्या, ठीक है, अब इनको म्यूज़िक काफ़ी पसंद था, तो जैसे हम इंडियन म्यूज़िक की बात करते हैं तो जनरली जो म्यूज़िक्स होते हैं ना उनमें 8 नोट्स होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से है, जैसे हमें पता है कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ओके, सा रे गा मा पा धा नी सा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब उनका क्या बोलने का मतलब था, उनका ये था कि अगर हम लोग सारे गामा पादा नहीं सा, वो तो हमारा इंडियन है, हालांकि उनका जो भी जो एक टोन है, ठीक है, उसके हिसाब से भी ऐसे ही बन रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा 8th एलिमेंट होगा ना, ठीक है, वो 8th एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगा। बात समझ आई? ठीक है, 8th वाला एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को मैच करेगा, 9th वाला जो होगा वो सेकंड को करेगा, ठीक है, 10th वाला जो होगा वो थर्ड को करेगा। तो इस तरीके से based on similar chemical properties as well as the increasing order of the atomic weight हम एलिमेंट्स को आराम से अरेंज कर सकते हैं। उन्होंने किया भी, ठीक है, काफ़ी अच्छे से किया। तो उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया, जैसे कि यहाँ पे आ गया लिथियम। ओके,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। फिर स्टार्ट हुआ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ओके। फिर क्लोरीन आ गया, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। इस तरीके से उनका अरेंजमेंट था। तो अगर मैं देखूं तो ये जो कैटेगरी है इसको हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो सा में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी। अब आपको अभी याद होगा डॉबर्नियर का लॉ ऑफ ट्रायड, तो उन्होंने भी यही 3 को साथ में अरेंज किया था। मतलब अगर हम देखें तो वो गलत तो नहीं थे ना, ठीक, गलत नहीं थे, लिमिटेशंस आ गई थी पर गलत नहीं थे। इस चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करते हैं आगे तक तो इस तरीके से जो था वो इन तीनों का साथ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद जब सोडियम आएगा तो सोडियम इज द 8th एलिमेंट विच हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विच इज लिथियम, ओके। देन लाइक पोटेशियम हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज as per the sodium and the lithium. So based on the same chemical properties they are arranged in the vertical way, okay, they are arranged in the vertical way में उन्होंने arrange किया, यहाँ तक उन्होंने बताया, okay। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई? 2 दिक्कत आई। पहली दिक्कत यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स। तो पहली दिक्कत जो उनको आई वो ये आई दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो हल्के फुल्के एलिमेंट्स हैं ना बेटा, उन्हीं पे ही ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही थी, ओके। इसका मतलब कब तक? टिल या अप टू, नहीं टिल, ठीक है, टिल कैल्शियम। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही प्रॉपर्टी वैलिड हो रही थी। उसके बाद के एलिमेंट्स में ये वाला जो लॉ था वो एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा था। दिक्कत आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि एलिमेंट्स जो है बड़े रफ्तार से, ठीक है, मिलते जा रहे थे। तो रफ्तार से एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं तो उनको रखने की जगह कहाँ पे है, ठीक है। तो रखने की जगह के लिए तो हमें ये पूरा मैनेज करना है, बट क्या करें, जब नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, नई प्रॉपर्टीज़ लेके आ रहे हैं, नई वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई जगह बची नहीं जा रही है हम लोगों को। और ये हुआ कैसे हुआ? जब नोबल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, ठीक है। कौन डिस्कवर हुए? नोबल गैसेज या नोबल एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि डिस्कवर हुआ, अपन ये मान के चल रहे हैं, ओके। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्या आ जाता है? नियॉन, ओके। यहाँ पे आर्गन। तो अब ये जो 2 डिस्कवर हुए, तो इस हिसाब से तो जो उन्होंने कहा था ऑक्टेट के हिसाब से कि 8th वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। तो अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो, मैं यहाँ पे नंबर 8 लिखूँ, ठीक है, नंबर 8 लिखूँ, तो उस हिसाब से नियॉन की केमिकल प्रॉपर्टी लिथियम से मैच नहीं कर रही है। प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो मैच कौन कर रहा है? फिर तो अगर मैं उसको 8 नाम दे देती हूँ तो ये नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नियॉन को 8 नंबर दे दूं तो यहाँ पे नंबर 9 हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि 9th वाली प्रॉपर्टी सेम कर रही है, दैट इज लॉ ऑफ, तो फिर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव की जगह लॉ ऑफ नॉनेन हो जाना चाहिए था, ओके। बट फिर दिक्कत आती कि क्या पता 10वीं वाली प्रॉपर्टी सेम हो जाए, पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते ना, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उस हिसाब से जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो जिसमें ने कहा कि वो एक नई प्रॉपर्टी लेके आ रहे थे, तो बेस्ड ऑन द नई प्रॉपर्टी एंड नया केमिकल, ठीक है, नया एटॉमिक मास, वो इस सीरीज में अरेंज नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो ये उनका सेकंड ड्रॉबैक था कि नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस जो थे वर नॉट फिट इन द टेबल, ठीक है, जो टेबल बनाई उसके अंदर वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तीसरा हम बच्चों यहाँ पे ये लिख सकते हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ
डिस्कवरी ऑफ हैवी एलिमेंट्स, हालांकि हमने फर्स्ट में बता दिया कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के ही लिए पॉसिबल था, ठीक है, और वो भी जिसका एटॉमिक वेट जो था वो टिल 40, ठीक है, 40 तक के एलिमेंट्स के लिए, 40 तक के एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स के लिए ही पॉसिबल था। उसके बाद जो और हैवी एलिमेंट्स आ रहे थे वो यहाँ पे नहीं रखे जा रहे थे, ठीक है, तो ये उनका ड्रॉबैक था। खैर आपको समझ तो आ चुका कि यहाँ पे ये दो जैसे मेन पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं तो आर्गन के बारे में, आई मीन नोबल गैसेस के बारे में कोई जगह उन्होंने स्पेसिफाई नहीं की थी, हैवी एलिमेंट्स के बारे में कोई जगह स्पेसिफाई नहीं की हुई थी। बट जो उन्होंने ये लॉ बताया और जो जिस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से ना आगे के जो साइंटिस्ट लोगों को एक रास्ता और क्लियर नज़र आया, ठीक है, थोड़ा विजन उनका और क्लियर हो गया, जिसको लेकर, ठीक है, जिसको लेकर आगे उन्होंने टेबल्स बनाना शुरू किया एलिमेंट्स के लिए। तो बेसिकली अगर हम देखें ना तो न्यूलैंड जी को स्टार्टिंग में तो इनके इस थ्योरी और इस टाइप की क्लासिफिकेशन के लिए कोई, ठीक है, अवार्ड वर्ड कुछ मिला ही नहीं, कोई बेसिकली कोई रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिली। सबको लगा कि क्या बता रहे हैं, मतलब ठीक है, कुछ ज़्यादा मतलब कोई इंपॉर्टेंस लगाई नहीं उनको ये बेतुकी बातें लगी। अगर मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ तो उनको बेतुकी बातें लगी। बट उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट आए केमिस्ट, ओके, मेंडलीव जी, तो मेंडलीव जी जब आए थे तो उन्होंने न्यूलैंड जी का यही, ठीक है, यही टेबल उठाया और उसमें थोड़े बदलाव करने शुरू किए, जिसकी वजह से ये साबित तो हो गया कि न्यूलैंड जी के टेबल को कम्प्लीटली रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट उनको 1887 में, ओके, 65 उन्होंने बताया था, 1887 में उनको डेवी मेडल मिला। किसके थ्रू मिला? बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, तो लंदन की रॉयल सोसाइटी के थ्रू उनको ये अवार्ड मिला, मेडल मिला, डेवी मेडल इन 1887, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कम्प्लीटली रिजेक्टेड तो नहीं बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक्स हम इसको आगे तक लेके नहीं जा पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। तो सीधी सी बात है, हमें अभी एक ऐसा टेबल चाहिए था जो उन एलिमेंट्स को रखने की हमें सुविधा दे, ठीक है। तो इसको रब कर लेती हूँ और हम बात करते हैं तीसरे साइंटिस्ट के बारे में कि उन्होंने हमें क्या बताया। तो मैं इसको रब कर दूँ, ओके। लिखने का मैं आपको ज़्यादा दे नहीं रही हूँ क्योंकि कुछ खास है नहीं, पूरा हम हिस्ट्री बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको सारे ये प्रॉपर्टीज से दिए हुए हैं अच्छे से, और 10th स्टैंडर्ड की बुक में भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको वहाँ से आराम से मटेरियल मिल जाएगा, इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड केमिस्ट की। ये रशिया के थे, ओके, रशियन केमिस्ट, इनका नाम था दिमित्री मेंडलीव, ओके, क्या नाम था? दिमित्री मेंडलीव, ये आएगा, है ना, हाँ, मेंडलीव, ओके। अब इनका कुछ लॉ ऐसा नहीं है, ओके, लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऐसा कुछ लॉ नहीं है इनका। और आपने ये नाम सुना होगा कि मेंडलीव जी के ऊपर से, ठीक है, लॉ आ गया था पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव, ओके, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। ना बेसिकली बेटा, अभी तक की जो दो, ठीक है, जो दो लॉ की डिस्कवरी हुई थी, तो उनको एक चीज़ का तो आइडिया आ ही गया था, एंड लाइक ही वॉज कन्फर्म्ड कि भाई अगर ये दो साइंटिस्ट मिलकर एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट कर रहे हैं थ्रू द एटॉमिक वेट, तो इसका मतलब कि ये चीज़ें हैं तो सही, गलत तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब मुझे भी वही चीज़ करना है, ठीक है, मुझे भी वही चीज़ करना है कि मैं भी एलिमेंट्स कोई प्रॉपर्टीज़ को जज करूँगा विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, वो चीज़ तो करना है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ लेके आऊँगा जो न्यूलैंड जी ने अपनी प्रॉपर्टी में नहीं बताया था, हालांकि उनकी प्रॉपर्टी में वो चीज़ मौजूद थी। क्या नहीं बताया था? अबाउट द पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है? रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो इन्होंने मेन फोकस जो किया ना, वो किया था पीरियोडिसिटी, ओके, पीरियोडिसिटी पे उन्होंने काफ़ी बात की। तो दैट्स वाई उनकी टेबल का नाम जो है वो पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव है।
ओके, पीरियोडिसिटी इसका मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स मतलब क्या है? देखो बच्चा, जैसे आपके स्कूल में फर्स्ट पीरियड होता है, आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं सपोज 40 मिनट्स के, ठीक है, मान के चलते हैं। तो फर्स्ट पीरियड 40 मिनट का, फिर सेकंड 40, फिर थर्ड 40, मतलब कि 40 मिनट्स के बाद टंग टंग बेल बजती है, तुम्हारे पीरियड चेंज हो जाते हैं, होता है ना। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स जो हैं उनके मासेस का एक रिलेशन ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि उनके मासेस पीरियोडिकली चेंज हो रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, उसके लिए ज़्यादा उस पर फोकस मत करना कि नहीं मैम इसका मास ऐसा तो होता नहीं है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इस तरह ये है कि समझो कि लिथियम का जो मास है वो सोडियम के 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो उन्होंने बोला कि सोडियम का मास भी पोटेशियम से कितना होगा? 3 गुना होगा, ठीक है। यहाँ तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं कि लिथियम का मास जो है सोडियम से 3 गुना कम है, तो सोडियम का मास भी पोटेशियम कितना हो जाएगा? 3 गुना कम हो जाएगा। हालांकि है नहीं, बट बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि रेगुलर इंटरवल, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है ना वो कुछ रेगुलर इंटरवल पे चेंज हो रही हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया। ये चीज़ें उन्होंने हमें बताई, तकरीबन उनका ईयर था 1869, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि उस दौरान जर्मन के एक और साइंटिस्ट, एक और केमिस्ट, ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है लोथर मेयर। क्या नाम है? लोथर मेयर, ठीक है। वो भी इसी चीज़ को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, समझ रहे हो? जिन बेसिस पे रखकर मेंडलीव अपनी थ्योरी को बता रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ों पे लोथर मेयर जर्मनी में बैठकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सेम ईयर था, ठीक है, सेम ईयर 1869 की ही बात है। इनका जो था वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था, ये पूरा ग्राफ के ऊपर हमें बता रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था रिगार्डिंग द एलिमेंट्स। और जो मेंडलीव थे वो हमें टेबल फॉर्मेशन दे रहे थे। क्या दे रहे थे? टेबल फॉर्मेशन। अब आपके बुक्स वगैरह में, ठीक है, ज़्यादातर जो है वो मेंडलीव की बातें की जाती है, लोथर मेयर की इतनी कोई चर्चा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मेंडलीव ने अपनी थ्योरी को पहले पब्लिश कर लिया। थ्योरी मतलब अपने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं उनको पहले पब्लिश कर लिया, जिसकी वजह से बाहर जो वो मेंडलीव जी का नाम ज़्यादा आया, लोथर मेयर का नाम नहीं आया था। हालांकि जो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिजल्ट मेंडलीव ने निकाले थे, वही सेम रिजल्ट जो है वो लोथर मेयर जी ने भी निकाले। दोनों के रिजल्ट डिट्टो सेम थे। बट होता है ना, ठीक है, जो पहले प्रेजेंट करेगा वो बादशाह। तो यहाँ पे मेंडलीव जी बादशाह हो गए, और हम सबको जो लॉ, ठीक है, रीड करने को आता है वो हम लोग मेंडलीव जी के पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं, ना कि लोथर मेयर जी के टेबल की बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। बट फिर भी वी हैव टू गिव सम ऑनर, ओके, टू द जर्मन केमिस्ट। तो इसके लिए हम हल्का फुल्का ही सही इनके बारे में थोड़ा स्टडी ज़रूर कर लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेंडलीव जी को। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या उनके बीच में संबंध था। तो ये कुछ मैंने लिस्ट बना दिया, मेरे पास स्पेस तो है नहीं, ठीक है, तो आपको अगर लिखना हो तो लिख दीजिए, फिर मैं इसको रब कर लेती हूँ। आइए बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं कि लोथर मेयर जी ने क्या हमें बताया था। ओके, सो लोथर मेयर अरेंजमेंट। अब जैसे ये भी आए थे 1869 में ही उन्होंने अपनी थ्योरी को पूरा बताया था। उन्होंने हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि उनका जो था वो पूरा ग्राफिकल प्लॉटिंग और प्रेजेंटेशन था एलिमेंट्स को लेकर, ठीक है। अब वो क्या था ग्राफ, मैं आपको थोड़ा हल्के में बता देती हूँ। उन्होंने बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम और वेट का वर्सेस किया, मतलब कि जैसे कि एटॉमिक वेट जो है वो यहाँ पे ले लिए एलिमेंट्स के, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे ले लिया, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम पता है ना, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे लिया, लाइक कंसिडरिंग एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसको कंसिडर करके उन्होंने वॉल्यूम बनाया और वो वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। और उनको कुछ कर्व्स मिले। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसके लिए मैं जस्ट एक कर्व की बात बता देती हूँ, ठीक है। तो उनको जैसे
ऐसे करके समझ लीजिए कि कुछ कर्व्स मिले, ठीक है। अब जब उन्होंने कर्व्स मिले तो उन्होंने इसको जब ऑब्ज़र्व किया, तो कैसे ऑब्ज़र्व किया, तो उनको ये पता चला, ठीक है, उनको ये है कि जो कर्व के जो पीक्स हैं, ठीक है, ये जो पीक्स हैं वहाँ पे आपको सारे ग्रुप 1 के, जो ऑलरेडी हमें पता है, इसमें ग्रुप 1 का नाम दे रही हूँ, ठीक है, आपको सारे अल्कली मेटल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, लिथियम, ओके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सारे पीक पे कौन से मिल रहे हैं, अल्कली मेटल्स, उन्होंने ये कहा, ओके। तो पीक, फिर उन्होंने एक और ऑब्जर्व किया, ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम डिसेंडिंग में जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ गिरते हैं, ठीक है, तो आपको सेम पोजीशंस में, नीचे की गिरने वाली सेम पोजीशंस में आपको सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि इनकी पीक पे सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। वैसे उस तरीके से अगर आप ना गिरने वाले पोजीशन में, ओके, डिसेंडिंग मतलब गिरने वाली पोजीशन में जब आप आते हो तो आपको भी यहाँ पे कुछ सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बेरिलियम मिल गया, ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ऐसे करके उनको कुछ मिल गए, ठीक है। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जो चढ़ने वाली जगह है, ठीक है, चढ़ना, जैसे ये असेंडिंग है, ठीक है, तो ये जो चढ़ने वाली जगह है ऊपर, इस तरीके से मैं क्रॉस कर दूँ, ठीक है, ये वाली जो है वहाँ पे समझो कि आपको है ना वो हेलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। हेलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट्स, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोरिन, ओके, यहाँ मिल गया क्लोरिन, ओके, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, ओके, ये यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे, ठीक है, आयोडीन, इस तरीके से, तो वो मिल रहे हैं। समझो कि नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो नीचे वाला आया डेप्थ, जिसको वैली कहते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ और मिल रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमें कोई टेबल तो लर्न करनी है नहीं कि आप इतना एक्यूरेटली देखो, बट ये है कि उनको है ना, ठीक है, उनको अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे थे, बट ये था कि जब उनको मिलाए जा रहे थे ना, तो उनको सेम प्रॉपर्टी एक लाइन में नज़र आ रही थी, ठीक है। जैसे सारे के सारे डिसेंडिंग में सेम प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, सारे के सारे असेंडिंग में सेम नज़र आ रही है, सारे के सारे पीक पे सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो वो इस तरीके से, ठीक है, वो इस तरीके से अलग अलग जगह पे मिलते जा रहे थे उनको, ओके। बट इस चीज़ को समझना तो ठीक है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा। आज अगर ये तो मैंने आपको सिर्फ इतने से एलिमेंट्स बताए, ठीक है, अब अगर आप सोचो कि 100 जितने एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो और फिर इसके थ्रू हमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करनी हो, विल इट बी पॉसिबल, ओके, विल वी बी एबल टू डू दिस? ना, सीधी सी बात है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, अब ऐसा बोलोगे मैम वो फ्लोरीन क्लोरीन वाले ना वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, थोड़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई और भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है। समझो ऑक्सीजन, मैम ऑक्सीजन वाली जो फैमिली है ना वो सारी नीचे की तरफ जा रही है, ओके। तो नीचे मतलब क्या होता है, ओके, ऊपर मतलब क्या होता है, चलो पीक और डाउन तो फिर समझ ले। यहाँ पे इन पॉइंट्स पे जब बनेंगे बहुत सारे तो क्या करेंगे हम लोग, तो उस चीज़ को बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और प्लस जब आप ग्राफ देखेंगे ना, ठीक है, तो आप ग्राफ जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी खिचड़ी बनी हुई है। ये तो ठीक है, थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि आपको डिफाइन कर पाऊँ, तो मैं इसका ना पिक्चर अभी आपको दिखा दे रही हूँ। आप देखना कि पूरा जो ग्राफ में ना ये ऐसे मच्छर मरे हुए हैं ऐसे करके, तो आप जनरलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो इसकी वजह से देखो, ह्यूमन बींग्स को जो चीज़ आसान लगती है हम उसी को ग्रैब करते हैं। और यहीं पर ही, ठीक है, यहीं पर जो मेंडलीव जी ने हमें यही सारी, उनका भी यही था, ठीक है, कोई अलग नहीं था, पर उनके एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जिसको समझना और स्टडी करना ईजी हो गया था रेदर देन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसके लिए मेंडलीव जी का जो लॉ था वो काफ़ी प्रचलित हुआ रेदर देन द लोथरमेयर लॉ। इनको रिजेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, हाँ, उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मेंडलीव, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इसको मैं रब कर लेती हूँ। शुरू कर रहे हैं अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब मैंने आपको इसके जस्ट पहले, ओके, 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि मेंडलीव जो है वो काम कर रहे थे रिगार्डिंग द पीरियोडिसिटी, है ना, पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो ये पीरियोडिसिटी एक्चुअली बता के गए थे, कौन बता के गए थे, न्यूलैंड जी बता के गए थे। ये उनकी एक्चुअली बहुत बड़ी
बात हमें बता के गए थे, ठीक है, जो बाकी सारे साइंटिस्ट को बहुत हेल्प हो गई उस चीज़ को फॉलो करने में। अब जैसे मैंडली जी को हेल्प हुई थी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, ओके, प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। न्यूलैंड जी ने तो क्या क्या कहा था, याद है ना, कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ मैच होगी, ठीक है, तो सारे गाँव बादल के हिसाब से। तो बेसिकली उनका ये बोलने का मतलब था कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती जा रही हैं, बट इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से मेंडल जी ने कैसे बताया, तो उन्होंने ये कहा दैट द रिपीटेशन, ओके, मेरे साथ बोलते रहना, द रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसकी? द रिपीटेशन है, किसकी रिपीटेशन है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एट अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब कि हर, ठीक है, हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, हर एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी के बाद फिर से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है, हर एक फिक्स। जैसे मैंने आपसे नहीं कहा कि आपके 40 मिनट के बाद अपन टाइम को लेकर, तो 40 मिनट के बाद नेक्स्ट पीरियड, 40 मिनट के बाद नेक्स्ट पीरियड, 40 मिनट के बाद नेक्स्ट पीरियड, तो हर 40 मिनट के बाद आपका पीरियड जो है स्कूल में चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो एक फिक्स्ड इंटरवल हो गया, फिक्स्ड टाइम हो गया 40 मिनट का। तो उस हिसाब से यहाँ पर हर एक रेगुलर इंटरवल के दौरान जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की क्या हो रही है? रिपीट हो रही हैं, ठीक है, फिर से रिपीट हो रही हैं। तो इसको हमने कहा, या इसको उन्होंने कहा रिगार्डिंग द पीरियोडिसिटी, और ये पीरियोडिसिटी उनको काफ़ी मदद हुआ अपना टेबल फॉर्म करने के लिए, क्योंकि देखिए इन्होंने भी जो काम किया था वो उन्हीं पे ही काम किया था रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द एटॉमिक मासेस। तो जिस बेस को पकड़ के लॉ ऑफ ट्रायड और लॉ ऑफ ऑक्टेट बनाए गए थे, ओके, रिगार्डिंग द इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वेट, उसी, ठीक है, उसी चीज़ को कंसिडर करके मेंडलीव जी ने भी पीरियोडिक लॉ बनाया, और उनका भी वही फंडा था कि मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द केमिकल वेट के हिसाब से बताना है। क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने किस तरह के स्टेटमेंट दिया? उन्होंने ये दिया स्टेटमेंट, क्या दिया? द फिजिकल एंड chemical properties of elements are a periodic function of atomic masses। ठीक है, देखो तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि मैं एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं स्टडी करूँगा। किस बेस पे स्टडी करूँगा? मैं एटॉमिक मासेस के बेस पे स्टडी करूँगा, विच आर अ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब कि जो कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो तो रिपीटेशन जो हो रहा है ना, मैं वो रिपीटेशन के बेसिस पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करूँगा एलिमेंट्स का, और फिर मैं उन एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं एक ही कॉलम में रख दूँगा, उनका ये बोलना था। ठीक है, तो अब इन्होंने सिर्फ इस पर काम नहीं किया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए, मासेस की जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोगों को फ्री फॉर्म में तो मिलते ही नहीं है ना। ठीक है, आज अगर हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे तो हमें नेचुरली जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, पता है ना इतना तो। ठीक, कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। तो अब कंपाउंड फॉर्म ज़्यादातर क्या है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली दो चीज़ें ली। ठीक है, दो कंपाउंड उन्होंने लिए, एक ऑक्साइड बनाने वाला और एक हाइड्राइड, मतलब कि एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बना रहे हैं। ओके, जैसे सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, पोटेशियम रिएक्ट करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। और जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्राइड बना रहे हैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं। तो अगर हम लोग ये ऑक्सीजन और हाइड्राइड या हाइड्रोजन के रिएक्शन के साथ अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वैलेंसीज की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम एलिमेंट्स की वैलेंसीज, मतलब कि उन्होंने एलिमेंट्स जिनकी सेम वैलेंसी थी उनको एक साथ एक कॉलम में बिठा दिया।
ठीक है, दूसरे की वैलेंसी सेम थी तो उनको एक कॉलम में बिठा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने टेबल बनाई थी। अब मैंने इससे पहले कहा आपको कि इन्होंने पूरा का टेबुलर फॉर्म दिया था, तो वो टेबल भी क्या हम देखते हैं, बट आप इनको जनरलाइज कर लो कि क्या था। जब इन्होंने ये हमें पूरा बताया ना, ठीक है, उस टाइम पे उनके पास 63 एलिमेंट्स पता थे, 63 एलिमेंट्स वर नोन, ठीक है, उस टाइम उनको ये 60 एलिमेंट्स पता थे। और ये मेंडलीव जी का टेबल सक्सेसफुल होने का कारण भी वही था दैट ही वॉज द फर्स्ट केमिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट आप बोल लीजिए, जिन्होंने उस टेबल में, जो भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है, उस टेबल में 63 के 63 एलिमेंट्स को पुट किया। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रायड से याद हो तो एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ में नहीं मैच हुए तो वो रुक जा रहे थे ना, वो साइड में पड़े रह रहे थे, वो कहीं पे प्लेस नहीं हो पा रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे जो पता थे, ठीक है, वो सारे के सारे उस टेबल में बाइकात पोजीशन दे दी। दैट्स वाई इनका टेबल बहुत हिट गया। ठीक है, काफ़ी, ठीक है, काफ़ी उन्होंने बूम मचा दी थी केमिस्ट्री की फील्ड में। तो वेल, अब हम देखते हैं वो टेबल है क्या, कुछ लिखना है इसके अंदर, लिख दीजिए पॉज करके वीडियो, फिर हम लोग टेबल देखते हैं। बच्चों, ये है मेंडलीव जी का टेबल। ठीक है, अब एक्चुअली ओरिजिनल टेबल तो है ही नहीं, क्योंकि ही वॉज अ रशियन साइंटिस्ट, केमिस्ट, तो उस हिसाब से उनका जो टेबल है ओरिजिनल वो रशियन में लिखा हुआ था। सीधी बात है, वो तो हमें समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो वो रशियन टेबल को, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था। तो इसके लिए जो मेंडलीव जी का जो ओरिजिनल टेबल है ना, वो इतना बाहर नहीं आया जितना उसके मॉडिफाइड टेबल्स है। ठीक है, तो उसमें से एक मॉडिफाइड टेबल यहाँ पर है, एक मॉडिफाइड टेबल जो है आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, जिसके अंदर आप चेंजेस आप देख सकते होंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप से स्टार्ट किया है, लाइक 1 2 3 4, उन्होंने यहाँ पे एक ज़ीरो ग्रुप भी दिया होगा। ठीक है, तो ज़ीरो ग्रुप जो है उन्होंने बताया हुआ है रिगार्डिंग द नोबल एलिमेंट्स, ठीक है, नोबल गैसेस। बट सी, उस टाइम पे तो नोबल गैसेस जो थे वो आए ही नहीं थे। ठीक है, वो डिस्कवरी तो एक्चुअली उनके बाद हुई थी, तो इसके लिए अगर वो डाला है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि वो मॉडिफाइड है, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स जो है वो अलग अलग क्षेत्र में किए गए थे, और उन चीज़ों को उसमें ऐड करते करते हर बार एक नया इम्प्रूवमेंट वाला मॉडिफाइड टेबल जो है वो रखा गया था मेंडलीव जी का। तो इसके लिए अगर इसमें आपको कोई चीज़ ऐसा लगे कि वो मैम हमारी बुक में ऐसी है, इसमें नहीं, तो समझ लेना कि वो थोड़ा मॉडिफाइड है, मैंने अलग बुक से लिया होगा, आपका अलग बुक है, आप कोई और रेफरेंस बुक देखेंगे आपको उसमें अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन। चलिए, तो अभी जो मेन है इसका हम क्या देख लेते हैं वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने दो टर्म हमें दिए, ग्रुप्स दिया और पीरियड्स दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ग्रुप जो रहेगा उसको हम कहेंगे कॉलम्स। ठीक है, तो ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स। क्या है, वर्टिकल कॉलम्स हैं, यू कॉलम्स है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ठीक है, ऐसे कितने ग्रुप जा रहे हैं, 8। तो उन्होंने तब हमें 8 ग्रुप्स जो है वो दे दिए थे। ओके, और फिर हमें दिया था पीरियड्स जो थे वो हमें दिए लेफ्ट टू राइट में जाने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड में यूँ जाओ, सेकंड पीरियड में भी यूँ जाओ। ठीक है, यूँ जाना है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट टू राइट का जो रहता है, ओके, लेफ्ट टू राइट, वो उन्होंने तकरीबन हमें 6 पीरियड्स यहाँ पे दिए थे। किसी किसी बुक में 7 भी लिखा होता है, पता नहीं क्यों लिखा होता है, वो लिखा होता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने हमें 6 पीरियड्स उन्होंने हमें दिए थे यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब क्या है इसके अंदर, अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना टेबल को, तो आप देख सकते होंगे हर एक ग्रुप को उन्होंने 2 में डिवाइड भी किया है, ए बी। ओके, दे हैड गिवन द सब डिवीजन ऑल्सो इन द ग्रुप, ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे करके, एक्सेप्ट 8th ग्रुप। 8th ग्रुप में उन्होंने हमें कोई सब डिवीजन नहीं दिया है। 1 to 7 में उन्होंने हमें सब डिविजन्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें आ जाती है, सब डिविजन्स ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम 1st to 7th। ठीक है, 7 तक के अंदर सब डिविजन्स हमें दिए हुए हैं। ओके, अब मैंने आपको जस्ट बताया कि उन्होंने, ठीक है, इंक्रीजिंग मास तो लिया था, और इंक्रीजिंग मास को उन्होंने बेसिकली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए लिया था। ठीक है, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स पता थे, तो वो, ठीक है, वो जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी करना चाह रहे थे, वो करना चाह रहे थे रिगार्डिंग द ऑक्साइड और हाइड्राइड। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्साइड आ गया। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स के सारे फॉर्मूलास हैं और ये हाइड्राइड्स के हैं।
ठीक है, और इस हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट किया। और मैंने कहा था इसके सामने वैलेंसी आई। देखो बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा सीधा सा पॉइंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं कि समझो हम Na2O, ठीक है, ऑक्साइड लेते हैं, K2O ऑक्साइड लेते हैं, लिथियम में Li2O लेते हैं। तो अगर ये सारे के सारे जो हैं इसको मैं R डिनोट करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R2O वाले सारी कैटेगरी आ गई। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी R2O, ये भी R2O। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पता चल जा रहा है कि ये 2 जो है वो ऑक्सीजन का वैलेंसी है और यहाँ पे 1 पे कोई वैलेंसी नहीं है, मतलब वो सोडियम का है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट, ठीक है, मतलब कि जिनका फर्स्ट वैलेंसी है, वन वैलेंसी है, वो ग्रुप 1 में रखे जाएंगे। तो इसके लिए R2O वाले जो है वो ग्रुप 1 में आ गए। बात समझ आई? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे कि आप देखो मैग्नीशियम आ गया MgO, ठीक है, तो यह हो गया हमारा RO। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे लेना है हाइड्रोजन के हिसाब से, तो हमें पता है कि ये बनता है MgH2। ठीक है, Mg की वैलेंसी +2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी -1। अभी जो हमें जो कॉन्सेप्ट पता है उसके बात करूँ तो बेसिकली मैं इस चीज़ की बात करूँ, इसको तो चलो रहने दीजिए। तो Mg की वैलेंसी +2 आ गई। दैट मीन्स कि जो भी एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी +2 होगी और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे RO और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएंगे RH2, तो उनको हम लोग ग्रुप 2 में रख देंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स की कंपाउंड्स को देखकर वैलेंसी जस्टिफाई की गई और उन वैलेंसीज के हिसाब से उन्होंने ग्रुप नाम दे दिया। तो ये ग्रुप 1 दैट मीन्स फॉर द वैलेंसी 1, ग्रुप 2 फॉर द वैलेंसी 2, ग्रुप 3 फॉर द वैलेंसी 3। ठीक है, ओके, मैं लिखती जाऊँ। तो ये ग्रुप 1 फॉर द वैलेंसी 1, ग्रुप 2 फॉर द वैलेंसी 2, ग्रुप 3 फॉर द वैलेंसी 3, ग्रुप 4 फॉर द वैलेंसी 4। अब ग्रुप 5 में वैलेंसी क्या आ जाती है? 3 आती है ना। हमें तो 8 चाहिए होता है, ये तो हमें भौहर जी ने पहले बता दिया था, तो वो तो पॉइंट क्लियर हो चुकी थी हमारी। ठीक है, स्ट्रक्चर आइटम के बेसिस पर तो हमें पता था कि सबके पीछे 8 चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 में कितने चाहिए? यहाँ पर 3 चाहिए। बट यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी, -3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? -2। यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। और यहाँ पे अब यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। हालांकि राइट नाउ वी नो कि उसकी वैलेंसी क्या होती है। और उस टाइम पे मेंडलीव जी ने 8th ग्रुप के लिए वैलेंसी क्या होगी, स्पेलिंग, अरे यार क्या स्पेलिंग भूल गई, मैं स्पेलिंग भूल गई। ओके, वैलेंसी क्या होगी वो उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, तो 8th ग्रुप के लिए कोई वैलेंसी तब उस टाइम उन्होंने डिटरमाइन नहीं की थी। तो इस तरीके से वैलेंसी आई +1 +2 +3 देन 4 देन -3 -2 -1। ठीक है, ये तो चीज़ अपने को पता है। तो इस तरीके टेबल बनाया और अब उसके टेबल में और क्या क्या खास बात थी वो देखिए। आपको पे कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली कुछ एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि मैंने कहा कि 63 एलिमेंट्स पता थे और 63 एलिमेंट्स उन्होंने यहाँ पे रख दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे। तो मैं टेबल ऐसे बना के जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बावजूद भी ना आप लोग उस टेबल के अंदर एलिमेंट्स को आराम से रख सकते हो। ओके, और उनमें से कुछ एलिमेंट्स को तो बाइकल उन्होंने प्रेडिक्ट किया भी था। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का उन्होंने नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम। और इसका ये बॉक्स का नाम दिया था इक्का सिलिकॉन। इक्का मतलब क्या होता है? इक्का मतलब एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी और यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेगी। ठीक है, उन्होंने बताया था इक्का इज संस्कृत वर्ड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उनके एक बड़े क्लोज, ठीक है, मित्र थे। ठीक है, बड़े अच्छे मित्र थे उनके। तो वो हिंदी थे और उनकी संस्कृत काफ़ी अच्छी थी। तो वहाँ से उनको ये शब्द आया, तो उन्होंने, ठीक है, इक्का नाम दे दिया। और बेसिकली कुछ सालों के बाद उनका प्रेडिक्शन सही भी हुआ। ठीक है, एल्यूमिनियम से, ठीक है, और उन्होंने बता दिया था कि वो जो एलिमेंट होगा ना, देख लेना, उसका मास इसके आसपास होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा। मतलब वो सब चीज़ें बताते गए थे कि इसके आसपास ये रहेगा, और रियली में आया भी। ओके, तो जो एल्यूमिनियम की जगह लेने आए थे वो था गैलियम। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ गैलियम, जिसको आज की तारीख में हम गैलियम कहते हैं। और सिलिकॉन का क्या आया था? जर्मेनियम। ठीक है, आज की तारीख में हम उसको जर्मेनियम कहते हैं। तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है वो वैकेंट प्लेसेस पे
सब्स्टिट्यूट किए गए जिनकी प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के सेम होती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स थे जो बाद में डिस्कवर हुए थे और उनकी जगह वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, तो सिर्फ साइंटिस्ट लोगों को वहाँ पे रखना था और कुछ टेंशन नहीं करनी थी। ठीक है, इतना सुंदर तरीके से ये टेबल जो बना के गए, समझ रहे हो कैसे हुआ। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो एलिमेंट्स बनाए गए हैं ना, ऐसे करके। ठीक है, और 8th ग्रुप में ऐसे 3, ऐसे हालांकि बहुत थे, मैंने लिखे नहीं, तो मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो कई जगह पे से 3 एलिमेंट्स भी अरेंज किए गए थे। अब उसका रीज़न क्या बता रही हूँ मैं आपको। और इस टेबल की एक खास बात थी, और वो ये थी कि यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट गलत प्रेडिक्ट किया गया था प्रीवियस सेशंस में। ठीक है, तो उनको भी करेक्ट किया गया। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं बेरिलियम का। ठीक है, अब बेरिलियम का पहले जो एटॉमिक वेट था वो 13.5 बताया गया था। अगर 13.5 हो तो उस हिसाब से वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए, तो उनके बीच में कोई जगह खाली नहीं है, कोई स्पेस वैकेंट है नहीं उसके बीच का। ठीक है, और दूसरी बात, प्रॉपर्टी भी मैच नहीं करती है। तो ना प्रॉपर्टी मैच करती है, ना वेट के हिसाब से उनके लिए कोई वैकेंट स्पेस रखा गया था। तो इसका मतलब कि कहीं तो प्रीवियस सेशंस में कुछ गलती की गई है। ठीक है, इसके मास को निकालने के लिए। तो बेसिकली बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास, आसपास का मास जो आया था वो 4.5 आया था। तो 4.5 का सीधा 13.5 एक्चुअल मास थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा। ओके, देयर शुड बी सम मिस्टेक। तो फिर से उसको करेक्ट किया गया और उसका फिर मास आया 9। ठीक है, तो बेरिलियम का मास आया 9। अगर अभी बेरिलियम का मास 9 आएगा तो आप समझ सकते हैं लिथियम का मास 7 होता है। ठीक है, तो वो उसके बाद ही आ जाएगा। दैट मीन्स कि लिथियम और बोरॉन के बीच में जो आना चाहिए वो बेरिलियम आना चाहिए, और वो एक्चुअली प्लेस्ड किया गया। तो ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट्स थे जिनके अरेंजमेंट के दौरान मासेस को, ठीक है, सही किया गया। अब क्वेश्चन नहीं आता है कि फिर मैम अगर इतना सब अच्छा कहा और इतना सब अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया तो फिर इनका लॉ या इनका टेबल रिजेक्ट क्यों किया गया। नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि मैं ये तो नहीं कहूँगी रिजेक्ट किया गया। ठीक है, रिजेक्ट तो नहीं किया गया। ये था कि कुछ, ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे थे ना, तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत आ गई थी। ठीक है, अब होता है ना, ठीक है, आज अगर हम देखते तो टीवी पहले कैसे आती थी, मोटी सी ऐसे ना, पीछे पेट निकला था। अभी स्लिम ट्रिम टीवी आती है। मोबाइल्स पहले कैसे थे, अभी कैसे थे। तो एवरीथिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट्स की बात आ रही थी। तो इम्प्रूवमेंट्स के बेसिस पर, ठीक है, हमें नया लॉ मिला था जिसके बारे में सबको पता है, अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है, ऐसे तो क्या दिमाग में पॉइंट्स आए थे जिसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट करना था, तो उसको हम कहते हैं डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स। तो मैं ये वाला पॉइंट मिटा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं डीमेरिट्स के हल्के से कीवर्ड्स जो है वो लिख देती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाए। अगर टेबल बता दूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डीमेरिट्स लिख देती हूँ। देखो बेटा, मैंने आपको अभी ना जस्ट कहा कि ये तीन एलिमेंट्स कैसे अरेंज कर लिए गए। ठीक है, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बेसिकली तो भले उन्होंने ग्रुपिज्म किया, बट एक ग्रुप में एक ही टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 3 एलिमेंट्स अरेंज किए गए, तो ये 8th ग्रुप के लिए कोई प्रॉपर स्पेसिफाई जगह नहीं मिली, और किस बेस पर उन्होंने ये तीनों को यहाँ पे अरेंज किया उसका कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो उनका जो उनका पहला ड्रॉबैक था, ऐसे ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे थे। ठीक है, तो पहला जो उनका डीमेरिट था वो ये था, नो प्रॉपर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। ठीक है, ग्रुप 8 के एलिमेंट्स का कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं था और ना ही उनका कोई जस्टिफिकेशन था। ठीक है, नीदर जस्टिफिकेशन। उनका दूसरा जो था वो ये था कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया। डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, तो इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है। दे ऑल आर द अल्कली मेटल्स, पता है हम लोगों को। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा गया है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब बच्चों में पता है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है वो हैवी मेटल्स है और इनकी प्रॉपर्टीज़ पूरी अलग है। ठीक है, अगर हम लोग
हमारा जो अभी तक हमें नॉलेज मिला चुका है रिगार्डिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, पास्ट नॉलेज 9th और 10th की बात करें तो हमें पता है कि दे ऑल आर द हाईली एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, जो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, और ये सारे के सारे कैसे हैं, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही है ना, समझ आया। यहाँ पे ये लो रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर बोल सकते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को आप एक ही ग्रुप में कैसे रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिससिमिलर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन वन ग्रुप, ये इनका ड्रॉबैक हुआ, अरेंज्ड इन वन ग्रुप, ठीक है। और फिर उन्होंने फिर दूसरी गलती क्या की, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट कर लिया, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स गॉट सेपरेटेड इन डिफरेंट ग्रुप। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक होना चाहिए, मैंने कहीं तो रखा था प्लेटिनियम, मैंने कहीं रखना है, कहाँ गया प्लेटिनियम, यहाँ कहीं पे प्लेटिनियम आता है, ठीक है। तो अब जो मुझे बताना है, मैंने कहा ना मैंने वो नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, चलो। तो अब यहाँ पे जो है देखा जाए तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, दे आर द हैवी मेटल्स, दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो अपने को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो बेस और द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स देखा जाए तो इन तीनों को इकट्ठे नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। और जबकि देखा जाए तो देखो इसको सेपरेट कर लिया, प्लेटिनियम को सेपरेट कर लिया, जबकि उसकी प्रॉपर्टी उनके साथ मैच करती है, तो ये उसका ड्रॉबैक हुआ। ओके, एक और ड्रॉबैक की मैं बात करूँ, दैट इज द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स का पोजीशन नहीं बताया गया, क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने है ना, इन्होंने इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से टेबल बनाई है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है, इंक्रीजिंग वेट के साथ टेबल बनाई है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, ठीक है, जो आपको सबको पता है, जो आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक का मास 1 होता है, ठीक है, एक का मास 2 यूनिट होता है और एक का मास 3 यूनिट होता है। तो नाउ अगर हम इंक्रीजिंग वेट के साथ जाएंगे तो 1, 2 और 3 तो अलग अलग आने चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक बार हाइड्रोजन लिखा, बाकी कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। आइसोटॉप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं बताई उन्होंने। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो एक का मास 16 होता है और एक का मास 18 होता है, ठीक है, कुछ नहीं बताया, बस यहाँ पे ऑक्सीजन लेके छोड़ दिया, उसके बाद उनके आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, फिर फ्लोरीन कहीं और होना चाहिए, ठीक है। तो वो पोजीशन नहीं बता पाए, तो इसका ड्रॉबैक हुआ। नेक्स्ट ड्रॉबैक जो था अबाउट, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी ड्रॉबैक तो क्या, ये तो कंट्रोवर्सी है बेसिकली, अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बता पाए थे, इन्होंने लिखा यहाँ पर था, बट प्रॉपर्टी जो है वो 7th ग्रुप के साथ मैच कर रही है, लिखा उन्होंने यहाँ पर है। खैर इसकी तो प्रॉपर्टीज़ की चर्चा अभी भी चल रही है, तो हम लोग इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि इस ड्रॉबैक की वजह से जो टेबल है, ठीक है, वो आगे कंसिडर नहीं की गई, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो खैर अभी भी चल ही रहा है। तो ये सारी पॉइंट्स थी। अच्छा, एक और दूसरी पॉइंट मैं आपको बताऊँ, उनका बाकी का जो पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पे उन्होंने, अब देखो उनका पॉइंट क्या था कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूँगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही कहा था ना उन्होंने, और अपनी बात से मुकर गए वो, अपनी ही बात से मुकर गए वो। कैसे? देखो यहाँ पे बात करते हैं कोबाल्ट की और निकल की। कोबाल्ट का वेट है 58.9 और निकल का वेट है 58.7, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ही अरेंज करूँगा, तो उस हिसाब से निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में नहीं जाना चाहिए, क्या बोलते हो, है ना। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, अपनी ही बात से मुकर गए और बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंजमेंट किया कि भाई इसमें, ठीक है, कौन है ये, आयरन, ठीक है, आयरन से मिलती प्रॉपर्टी कॉपर, इसकी ये कोबाल्ट की, और उसके बाद निकल की आ रही। तो बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने इस चीज़ को शफल कर लिया, जिसके से वेट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। और उन्होंने एक बार नहीं किया था, ठीक है, काफ़ी बार किया, एक दो और जगह पे उन्होंने ये चीज़ की थी। तो बेसिकली अपने ही लॉ को अगर वो अपनी टेबल में फुलफिल नहीं करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि लोग इसको क्यों यूज़ करेंगे और क्यों आपके लॉ को वो सही मानकर उस पर आगे स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। जो बात अगर तुम कह रहे हो, अगर तुम खुद ही अपनी बात से मुकर जाओगे, तो तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हें क्यों फॉलो करेंगे? नहीं करनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये कुछ ड्रॉबैक्स हुए थे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, समझ लेना, हल्के हल्के पॉइंट लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से उनका ड्रॉबैक हुआ।
बात आई समझ में, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आई थिंक मैं आपको पूरा जस्टिफाई करवा चुकी कि इस टेबल में क्या क्या था और किस हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। तो बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, ठीक है। काफ़ी अच्छा मेहनत किया, प्रेडिक्शंस जो थे वो भी बिल्कुल सही हुए थे। और यहाँ तक कि पता उन्होंने एक चीज़ और भी बताई, उन्होंने ये बोला कि अगर ठीक है फ्यूचर में कोई ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके पास जो जगह आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, तो टेंशन मत लेना भाइयों, टेंशन मत लेना, ठीक है। आप एक नया ग्रुप बना देना और उसके अंदर उसको रख देना, जिसकी वजह से उसके बाद नोबल एलिमेंट्स जो थे, ठीक है, हीलियम, नियॉन, जेनन, ठीक है, ये एलिमेंट्स आए नोबल। अब वो इनके साथ मैच कर ही नहीं रहे थे, तो इसके लिए उनके लिए अलग से ग्रुप जो है वो बनाया गया, जिसको बाद में ज़ीरो ग्रुप का नाम दिया गया, ठीक है। और वो ग्रुप में उन्होंने जो भी टेक्निक मैंडलीव जी ने बताई थी उस टेक्निक के हिसाब से एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया गया, जिसकी वजह से उनका जो मेन टेबल है उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई, ठीक है, कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी बातें भी थी, ओके। तो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, मैं शुरू से कहती हूँ। तो इस हिसाब से उनका रिजेक्ट हुआ। खैर उसके बाद तो क्या है ना, उसके बाद तो ये हुआ था कि देखो ये आई थिंक बात 1869 की है, ठीक है। फिर जो टेबल बना था, दूसरा टेबल जो बना था वो ऐसा था कि तब तक बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल को चीज़ें हमको देख सकते थे, वो बहुत कुछ हुआ था, एक्सरे के टेक्निक्स आ गए थे। तो उसके बाद बोहर जी भी आए थे और हेनरी मोजले, ठीक है, वो भी आए। तो उन्होंने हमें कुछ टेबल दी जो जिसको अभी भी हम रिफ़र करते हैं, विच इज़ कंसिडर एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उनकी कुछ अलग ही बात थी, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो सीधी सी बात है, जिस टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल छोड़कर उन्होंने एक नया फॉर्मेट ले लिया। उन्होंने बेसिकली बात किया एटॉमिक नंबर्स को लेकर, ये बात कर रहे थे एटॉमिक वेट्स को लेकर, उन्होंने नंबर्स को लेकर बात किया। तो उनका जो सोचने का टेक्निक था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कवर, ओके, आराम से उसको करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कवर। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ चुका होगा कि क्या हिस्ट्री थी टेबल को बनाने के पीछे। समझ आया? अच्छे समझ आया, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको सेक्शन कैसा लगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रूर पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगी ऐसा कुछ हुआ तो, कमेंट में लगा तो कमेंट बता दूँगी, मैंने लगा तो वीडियो बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इस चीज़ को अच्छे से रेफ़र कर लीजिए। टेक्स्ट बुक की थियरी एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, नो डाउट बहुत अच्छे से किया है, बट जो स्टेटमेंट्स आपको लिखने होते हैं वो टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट लिखने होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक जो है आपके पास, उसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा अप टिल द टॉपिक ऑफ द मेंडलीव। क्लियर हुआ ये? ओके। तो अब आप बोलोगे कि थोड़ा टेंशन में कुछ बच्चे आ गए होंगे, तो क्या इतनी सारी मेहनत करने के बाद मेंडलीव जी को कुछ नहीं मिला? ठीक है, मिला। मेंडलीव जी को, ठीक है, अवार्ड तो नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला, बट हाँ उनकी इतने एफर्ट को सम्मानित करने के दौरान, ठीक है, उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसमें आज भी जो रिसर्चर्स होते हैं वो जाते हैं और एटम्स के बारे में रिसर्च करते हैं। उस इंस्टीट्यूट में मेंडलीवियम करके उनका कोई नाम दिया गया है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। इतना पता है कि उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके नाम पे खोला गया था। और दूसरा ये है कि एक एलिमेंट, ठीक है, खुद ही मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट सिंथेसाइज किया गया, बनाया गया, और उसका भी नाम जो है वो मेंडलीव के साथ मेंडलीवियम करके कुछ 101 या 102 के आसपास कुछ एलिमेंट है, उसका नाम जो है वो मेंडलीवियम रखा गया है। तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ ऑनर। तो इतना उनको सम्मानित किया गया। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। हम मिलेंगे विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। टिल देन कीप स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।